सच जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया स्टैंड अप इंडिया स्कीम। कहा लोग जॉब सीकर से बन जाएंगे जॉब क्रिएटर। स्टैंड अप योजना बदल देगी दलितों की जिंदगी। प्रत्युषा खुदकुशी केस में बॉयफ्रेंड राहुल राज के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में मुंबई के बांगुर थाने में धारा 306 के तहत मामला दर्ज। बिहार बना देश का चौथा ड्राई स्टेट। प्रदेश में देशी विदेशी हर तरह की शराब पर पूरी तरह पाबंदी। होटल और बार में भी नहीं मिलेगी शराब। शराब बेचने का लाइसेंस नहीं देगी नीतीश कुमार की सरकार। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की हत्या के मामले में एजेंसियों को 2 संदिग्धों की तलाश। भांजी की शादी के वीडियो में दिखे इन दोनों लोगों को कोई नहीं पहचानता। पाकिस्तान की जेआईटी ने पठानकोट हमले को बताया भारत का ड्रामा। कहा पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश। और गतिमान एक्सप्रेस का हुआ आगाज। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। निजामुद्दीन से आगरा तक चलेगी गतिमान एक्सप्रेस। पहली बार ट्रेन में फ्लाइट जैसी सुविधाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है सबका साथ सबका विकास। यह नारा है बीजेपी का और इसी नारे के साथ करीब 2 साल पहले मोदी सरकार ने देश की सत्ता की कमान संभाली। लेकिन अब इस नारे और केंद्र की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर किसका साथ और किसका विकास करना चाहती है केंद्र की सरकार? दरअसल मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं मानती है और इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। केंद्र सरकार ने कहा कि वो अपील को वापस लेना चाहती है और ये मानती है कि अजीज बादशाह केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था और एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं करार दिया जा सकता क्योंकि इसे संसद के कानून के तहत बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि 6 हफ्ते में वो अर्जी दाखिल कर बताएंगे कि वो अपनी अर्जी क्यों वापस लेना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होनी है। दरअसल साल 2004 में एएमयू ने 50% पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों को मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया था और इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने 2006 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला कानून रद्द कर दिया और यह कहा कि अजीज पाशा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। जिसके बाद केंद्र और एएमयू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अपील में यह कहा गया कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है और मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला इसी अधिकार के तहत लिया गया है। अब केंद्र सरकार एक बार फिर एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा वापस लेने के लिए अदालत में है। उधर विपक्षी दलों को भी एएमयू के बहाने राजनीति का मुद्दा मिला है। जेडीयू के मुताबिक अगर एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म किया गया तो संसद नहीं चलने दी जाएगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस कदम को घातक करार दिया है। अब सवाल है कि आखिर केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को क्यों छीनना चाहती है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक ऐतिहासिक और अल्पसंख्यक चरित्र रहा है, यह हम सब जानते हैं। उसे बनाया ही गया था भारतीय मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। अगर केंद्र सरकार एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने का मन बना रही है तो उस नारे का क्या होगा जिसमें वो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है? आज का प्राइम एजेंडा इसी मुद्दे पर।
और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हैं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में। और हमारे साथ लखनऊ से कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अम्मार रिजवी साहब भी जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल यह है रिजवी साहब कि कांग्रेस पार्टी केंद्र के इस फैसले को घातक फैसला क्यों मान रही है? कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के बयान आए हैं दिल्ली से, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब, अगर केंद्र की सरकार, मौजूदा मोदी सरकार ये कदम उठाती है तो ये दूरगामी घातक परिणाम होगा। क्यों, किस बिना पर सर, किस बुनियाद पर? देखिए राजीव जी ने, आपने जब आप अभी इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो जो सवाल है उसका जवाब आपने स्वयं दे दिया था कि ये संस्था बनाई गई थी मुसलमानों को जो मॉडर्न एजुकेशन है और ख़ास करके अंग्रेज़ी तालीम जो है उसमें पढ़ाने के लिए और उनको मेन स्ट्रीम में उस वक्त लाने के लिए, क्योंकि 1857 के बाद मुसलमान जो थे वो काफ़ी पिछड़ गए थे। और सर सैयद ने ये सोचा था, और ये बात सही थी, कि अगर मॉडर्न एजुकेशन में मुसलमान नहीं आगे आते तो ये बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। ये उनका उद्देश्य था और इसी वजह से ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज जो था वो बनाया गया था। तो जो पर्पस था, उद्देश्य था, वो इसका बिल्कुल माइनॉरिटी के लिए, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए साफ था। इसमें किसी तरह की कोई एम्बिग्विटी या किसी तरह का कोई संशय की बात नहीं है। हर एक स्वीकार करता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है आज का जो प्रारूप है, इसकी बुनियाद जो थी वो इसलिए थी कि मुसलमानों को शिक्षा दी जाए और उनको शिक्षित बनाया जाए और जो मेन धारा है उसके अंदर लाया जाए। इसमें जो लोग विरोध भी कर रहे हैं उनको भी कोई इससे एतराज नहीं है। एक बड़ी अजीब बात कही जाती है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है इससे इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया। अगर आप देखें तो जिस वक्त ये बनाया गया था उस वक्त तो पार्लियामेंट का कोई सवाल नहीं था। बिल्कुल ठीक। जब पार्लियामेंट बीच में आई तो आप मुझे खुद बताएं, और जो लोग इस पे एतराज करते हैं वो बताएं कि कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी कहीं भी, चाहे वो केंद्र में हो, सेंटर में हो, चाहे वो राज्य में हो, क्या बगैर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के बन सकती है? तरीका जो है यूनिवर्सिटी बनाने का, उससे आप पूरी तरह से परिचित हैं कि जब यूनिवर्सिटी बनाई जाती है तो उसका एक एक्ट जो है वो हाउस में लाया जाता है, वो हाउस में पास होता है और उसके अंदर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशंस और उसका एक्ट जो है वो सदन पास करता है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी जो बनती है, चाहे वो यहां बने चाहे दिल्ली केंद्र की बने, उसे पार्लियामेंट में वहां लाना जरूरी है और यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में लाना जरूरी है। तो ये कहना कि चूंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये आई है, इस वजह से इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म हो जाता है, ये बड़ी अजीब बात है जो किसी तरह से समझ में नहीं आती। अमर साहब, हम दो चीजें लाना चाहते हैं। हम एक तो हमारा जो मूल सवाल था कि कांग्रेस पार्टी इसे दूरगामी परिणामों में घातक क्यों देख रही है, इस बात का जवाब दीजिएगा। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं और जो बात सरकार के पक्ष में निकलकर सामने आ रही है, ये बात ठीक है कि जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई उस वक्त पार्लियामेंट वजूद में नहीं थी। लेकिन जिस बात का, जिस तर्क का सहारा लिया जा रहा है सर, वो है 1967 में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, जिसमें यह कहा गया कि यह कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। हाईकोर्ट भी कमोवेश उसी बात को आगे बढ़ा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा, अब केंद्र की सरकार ये कह रही है कि चूंकि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, हम यूपीए सरकार ने जो कहा इसमें नहीं जाना चाहते। सवाल यह है कि अगर अभी हाल ही में हम 10 साल की सरकार को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को देख लें, तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने कोई मुकम्मल इसमें इंतजामात करके नहीं छोड़ा, भले ही वो पार्लियामेंट से चीजों को ठीक करने की बात ही क्यों ना हो? यह गलती, ये चूक कहीं हुई जिसका फायदा अब इस तरफ उठाया जा रहा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस की नीयत के ऊपर किसी तरह से शुबा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के सामने जैसे ही
हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो सामने आया, कांग्रेस ने उसकी अपील के लिए पूरी तैयारी की और सुप्रीम कोर्ट में उसको भेजा। तो कांग्रेस का देखिए, आप अगर इतिहास देखिए राजीव जी, ये पूरा जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, इत्तेफाक से जो पहले आपके राष्ट्रपति थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उस वक्त से लेकर अब तक के ये बराबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विजिटर जो है वो राष्ट्रपति होता है। सारे रूल्स और रेगुलेशंस, हर एक चीज, अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर जो है वो भी विजिटर के जरिए से होता है। ये बराबर प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, जिसके अंदर जनता पार्टी की भी सरकार रही है, जिसके अंदर कांग्रेस की भी सरकार रही है, हर सरकार ने विजिटर की हैसियत से रेकमेंड किया है राष्ट्रपति को यहाँ के अलीगढ़ के मामलात को, और वो बराबर वहां से पास होके आते रहे हैं। तो आजादी से लेकर आज तक के केंद्र सरकार ने हर कदम के ऊपर माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माना है। जहां आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, वही अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के न मालूम कितने जजमेंट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात कही है कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को और विशेष करके अलीगढ़ को अपना स्टाफ और इनको अपॉइंटमेंट करने का अधिकार है। अगर आप अभी बताएंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट के वो वर्डिक्ट जो उन्होंने कहा है वो भी मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। तो ये तो एक बहाना है सिर्फ इस मौजूदा सरकार का कि किसी तरह से माइनॉरिटीज का एक इंस्टीट्यूशन जो है उस पर हमला करके और उसके कैरेक्टर को खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस जो है इस बात पे बिल्कुल क्लियर है, और ये बात मैं तो किसी इस वक्त ओहदे पर नहीं हूं, लेकिन एज ए कांग्रेसमैन, एज ए फ्री सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारा हक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आर्टिकल 30B में और जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उन अधिकारों में अगर किसी प्रकार का उसके ऊपर कुठाराघात होता है या किसी प्रकार का अटैक होता है तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला करें कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल तरीके से, और हम इसे नॉन वायलेंट तरीके से। अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जरूरत पड़ी तो जितने खाली माइनॉरिटी के लोग नहीं बल्कि हर वो शख्स जिसे संविधान से प्यार है, कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार है, आजादी से प्यार है, वो इस मामले में मौजूदा सरकार का विरोध करेगा। अमर साहब, जो आप कह रहे हैं, शायद केसी त्यागी जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम संसद नहीं चलने देंगे, संसद पूरी तरह से ठप कर देंगे। बाकी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनके भी बयान सामने आए। अब से थोड़ी देर में अनिला जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिला सिंह, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। और अम्मार साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी या फिर केंद्र की सरकार दरअसल बहानेबाजी कर रही है, निशाना कहीं और है, इस सवाल को लेकर उनके पास जाएंगे। लेकिन हम जरा पीयूष जी से समझना चाहते हैं, सर वाकई इस पूरे मसले में कानूनी पेचीदगियां उतनी नहीं हैं जितनी कि सियासत है, और दरअसल सियासत ने ही इस पूरे मामले को खराब भी किया है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए राजीव जी, अगर आप देखेंगे पूरा ये मामला भी जो है राजनीतिक दल और कोर्ट के बीच में एक फुटबॉल की तरह जो है वो चलता बन गया है। जी हाँ, 1920 का एक्ट आया जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसके बाद फिर 1951 में जब एक बिल पास किया गया, एक्ट बना, तो बाकायदा उसको इस्टेब्लिश किया गया। और उसके बाद से लगातार ये कोशिश होती रही कि कुछ जो असंतुष्ट ग्रुप थे वो गए। उसके बाद 1967 में जब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया और जो 5 जजों की पीठ ने दिया था, तो उसमें उन्होंने जो है कि वो सारी चीज़ों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है इसका, और ना तो जो ज़मीन जो थी ना वो प्रॉपर्टी जो है, जो ठीक है मुस्लिम लोगों ने इसको मेहनत करी, प्रॉपर्टी दी, और वो ये यूनिवर्सिटी के या जो कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था, बाद में यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। लेकिन अब जो है वो उनके पास वो प्रॉपर्टी का अधिकार भी खत्म होता है। तो बाद में फिर इसको जो है कि कुछ संविधाओं ने जो है फिर इसको चुनौती दी। और देखिए इंदिरा गांधी ने, लेकिन आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने बहुत तवज्जो नहीं दी इस मामले पे, लेकिन और उसके बाद जनता दल सरकार आई, उन्होंने भी वो अपने में उलझी रही। लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी जो है की हालत थोड़ी सी उनकी कमजोर हुई और उनको लगा कि हाँ हमको जो माइनॉरिटीज वोट चाहिए जीतने के लिए, तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसको रिस्टोर करेंगे। और वो आई, उन्होंने ये किया भी है। तो लगातार ये मामला राजनीति सियासत का, जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से है। और अभी भी आज जो ये अचानक जो देखिए, अभी भी 10 साल से मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, और ये उसने कहा कि अभी वो स्टेटस को उसने रखा और उसने कहा कि
यूनिवर्सिटी एएमयू जो है वो कोई भी जो है इस तरह कोई आरक्षण वगैरह अभी नहीं देगी मुस्लिम समुदाय को। और ये चल रहा था, दोनों समुदाय ये चीज़ें चल रही थी, 10 साल इसको हो गया, अभी वो मामला वहीं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस सरकार ने, जैसे कि ये सरकार जो है लगातार एक इसकी कोशिश रही है लगातार, मैंने वही कह रहा हूँ, देखिए राजनीति किस तरह से हावी हो रही है। अब चुनाव आने वाले हैं, देखिए आप उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 में है अगले साल, तो निश्चित रूप से उस तरह से फिर से ये जो है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, उनको एक जो हिंदू, ये जो एनडीए सरकार आई है पूरे के पूरे एक हिंदू राष्ट्र की जो बात करती है लगातार, उसके तहत ये खासकर ये जो है अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट कर रही है। बड़ी दिलचस्प स्थिति है, एक तरफ स्टैंड अप इंडिया है जिसका शुभारंभ हुआ है और दूसरी तरफ ये सिचुएशन है, दोनों चीजें एक साथ। वही तो देखिए लगातार, देखिए मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और जब उनकी सरकार जो काम करती है या उनके जो पार्टी के लोग हैं जिस तरह के जो वक्तव्य देते हैं, वो कहीं ना कहीं इवन काम भी जो उनका होता है। अब देखिए मामला, आप देखिए, अगर मान लीजिए मेरा ये कहना है कि ठीक है आप माइनॉरिटीज अगर उनका स्टेटस है भी तो उससे क्या होता है। देखिए आप देखिए जो राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी जिसने एक विस्तृत रूप से जो एक अध्ययन किया अल्पसंख्यकों के स्टेटस के बारे में, और उसने ये कहा था कि इतने साल बाद भी आजादी के जो है अल्पसंख्यक का जो स्टेटस है अभी भी वो दलितों से भी पिछड़े हैं वो लोग, तो उनके लिए प्रयास होने चाहिए। तो अगर माइनॉरिटीज का स्टेटस मिला हुआ है उसको, और अगर उस समुदाय के लिए उनकी शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाता है, काम होता है, तो इसमें आपत्ति क्या है। अगर ये वर्तमान सरकार जो इस वादे के साथ आई थी कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो अगर वो इसको आगे बढ़ाती और इसमें ये नहीं कहते कि हम नहीं चाहते इसका माइनॉरिटी खत्म करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से देखिए यही प्रदर्शित हो रहा है कि आपकी भावना क्या है। तमाम सरकारें आई, उनकी भावना नजर आ रही है। अनिला जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अनिला जी बहुत स्वागत है आपका प्राइम एजेंडा में। मैम हम आपके पास सवाल लेकर आए, इससे पहले कुछ फैक्ट हैं जो हम अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल 1920 से 1951 तक कोई समस्या नहीं थी, एएमयू जैसा था वैसा चल रहा था। 65 तक भी इसमें कोई समस्या नहीं आई, चीजें चलती रहीं। 65 से लेकर 72, 1965 से लेकर 1972 के बीच ये पूरा मामला जो है वो सियासत में उलझने लगा, और 72 में जाके इंदिरा गांधी को इसमें कूदना पड़ा, और उन्होंने ये कहा, जब सियासी दलों ने ये मामला उठाया, उन्होंने जब इस पर पाबंदियां तत्कालीन सरकारों ने लगाई थी उस बीच में, तो उन्होंने कहा कि जब मैं कांग्रेस पार्टी की अगर वापसी होगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जो कि उन्होंने किया भी। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य ये है अनिला जी आपके लिहाज से कि जनता पार्टी में रहते हुए उस समय भारतीय जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने एएमयू के ऐतिहासिक और अल्पसंख्यक चरित्र का समर्थन किया था। एक तो फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि 1981 में लोकसभा में जब इस बिल पर बहस हुई तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और सांसद राम जेठमलानी, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, और मौजूदा बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बिल का समर्थन किया था। कुल मिलाकर यह स्थिति है कि अपनी अपनी सुविधा से इस पर सियासत कभी विरोध कभी समर्थन की होती आ रही है। अब मैम जो सवाल पीयूष जी उठा रहे हैं कि आपको सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत तो यह थी कि और ज्यादा सुदृढ़ीकरण करते, और ज्यादा इस तरह के इंस्टीट्यूशन सामने आते, मुसलमानों की शिक्षा की जो स्थिति है, सरकार को जो उसकी चिंता है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होती, बजाय इसके जो है आप लोग उसे भी छीन रहे हैं। ऐसा क्यों है मैम? देखिए राजीव जी, जब मैं आपके स्टूडियो में आई और जब मैंने ज्वाइन किया, ये जो डिबेट चल रही थी, तो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो लीडर हैं अमर साहब, वो बोल रहे थे। मैंने उनको सुना और मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि कांग्रेस जो है किस प्रकार से झूठ का पुलंदा खोल रही है। फिर इनके बाद आप पीयूष जी के पास आए और पीयूष जी ने माइनॉरिटीज़, सबसे विडम्बना तो ये है, माइनॉरिटीज़ की जब बात होती है तो बाकी जो चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, उन सबको किनारा कर दिया जाता है और एक धर्म विशेष के लोगों के लिए माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है इस देश में। सभी के लिए किया जाता है। नहीं, आपने अभी उनको माइनॉरिटीज को दलितों के साथ कंपेयर कर दिया, जबकि आप ये जानते होंगे कि अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उसमें भी जाति होती है, उसमें भी जाति होती है। नहीं, आप सच्चर कमेटी पे यहाँ पर चर्चा सच्चर कमेटी पे ना करें। जिस दिन सच्चर कमेटी का विषय यहाँ पे चर्चा के लिए आएगा, रखेगा उसका जिक्र किया। और राजीव जी, अनिला जी को बोले।
बोलने दीजिए, नहीं, जो मुझे आपने- बोलने नहीं, दीजिए। नहीं, मैं देखिए, बहुत देरी से मैंने आई हूँ यहाँ पर, स्पष्टीकरण- और मुझको जो है, नहीं, मैं देखिए- भारतीय जनता पार्टी नहीं परंतु केंद्र सरकार का जो पक्ष है और टेक्निकल ग्राउंड पे स्पष्टीकरण देना मेरा काम है। ये मेरा फर्ज है कि मैं स्पष्टीकरण दूं, जो क्योंकि आप आप दीजिएगा, गलत आप वो बिल्कुल twist मत दीजिएगा। कीजिए, आप जब मेरी आपसे बातों को पूछा twist मत जाएगा, कीजिए। राजीव जी नहीं, पूछेंगे, पूछने की आप बात नहीं है। स्पष्टीकरण दीजिएगा, आप मेरी शौकत। बात नहीं, पीयूष, को पहले गलत सुन- तरीके से आप पेश जो है कर रही हैं। सीधे सुन सीधे लेते हैं, माइनॉरिटीज और दलित को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं राजन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहा था, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा था। जी, अनिला जी पूरा करें आप अपनी बात करें। राजीव जी, मैं ये केवल कहना चाहती हूँ कि जो आज जिस पूरे मुद्दे पे हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं उसका कोई बेस नहीं है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमें ये देख लेना चाहिए कि इस देश में संविधान बड़ा है या हमको जाति या धर्म विशेष की राजनीति करनी है। यहाँ पर बैठकर ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है कि भाई इस प्रकार का स्टेटस जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं दे सकते हैं, क्या वो दलित विरोधी हैं? क्या वो पिछड़ा विरोधी हैं? मुझे ये आज बता दिया जाए। जो बारंबार ये कहा जाता है कि जो एनडीए सरकार है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस भारत को, इस इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। शर्म करो, कितना गिरोगे आप लोग राजनीति के लिए, कितनी वोट बैंक की राजनीति करेंगे। सोनिया गांधी जी 2004 में अलीगढ़ जाती हैं और कहती हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपको माइनॉरिटी स्टेटस दिलवा देंगे, आपको रिजर्वेशन दिलवा देंगे। और 2005 में अर्जुन सिंह जी ने ये किया भी था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीजी में, मेडिकल कॉलेज में अनिला जी, इन्होंने नहीं, हम तो सीधा यही सवाल कर रहे हैं। 2005 में वो चैलेंज नहीं, होकर बिल्कुल निरस्त हो तो गया। जैसे राजीव नहीं, जी, हम एक तो चीज आप ही और। से सवाल कर रहे हैं कि क्या आप मुझे जैसे 10 कांग्रेस सेकंड और दे दीजिए। पार्टी, नहीं, देखिए, क्या जैसे कांग्रेस पार्टी अपने मुनाफे की राजनीति करती रही उस वक्त, जैसे जो आप सोनिया गांधी जी का उदाहरण दे रहे हैं, क्या बीजेपी भी अब उसी तरह की वोट बैंक की राजनीति कर रही? वो समर्थन करते रहे, आप विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं ना, वोट बैंक की राजनीति अगर कर रही है तो कांग्रेस कर रही है। सोनिया गांधी जी से पहले क्या, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक बारंबार ये विषय आया है। परंतु क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया? नहीं दिया गया। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, और क्योंकि हर बार ये विषय आया है, तब मोहम्मद करीम साहब थे, फिर नूरुल हसन साहब थे, पर किसी ने भी इस चीज का समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि इट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान के खिलाफ जाता था। और अच्छा, जब मैं चर्चा में जुड़ी थी, थोड़ा सा विषय अलग चला। नहीं, भारत माता की जय के मामले में आप लोग संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, और इस मामले में आप संविधान का उदाहरण देते हैं। यूनिवर्सिटी के विषय में मुझे बोलने दीजिए। जब मैं चर्चा में जुड़ी थी तब ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के विषय में भी कहा गया था कि वो एएमयू में विजिटर के पद पे होते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, क्या ये मेरी बात को डिनाई कर जाएंगे? जब तैयब जी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था फिर से कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस और ये 50% रिजर्वेशन वाली बात हुई थी, तो क्या राष्ट्रपति जी ने इसको स्ट्राइक आउट नहीं किया था? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इसको। तो क्या राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर सोनिया गांधी से पहले की जो पीढ़ी रही है कांग्रेस की, क्या सब गलत हो गए? और सबसे ऊपर हमारा जो बारंबार जो कोर्ट में ये चैलेंज होकर रिजेक्ट होता है, तो हमारा लीगल सिस्टम भी गलत हो गया, हमारा संविधान भी गलत हो गया। तो फिर सही क्या है? किसके आधार पे ये देश चलेगा? अम्मार साहब से वोट की राजनीति के आधार पे। ठीक है, अम्मार साहब से आपका सवाल ले लेते हैं। अम्मार साहब, एक तो ये कह रहे हैं अनिला जी कि साहब वोट बैंक की सियासत आप कर रहे हैं, सारा लीगल सिस्टम एक तरफ है। सोनिया जी 2004 में गई और उन्होंने एक वादा किया और फिर उस वादे को पूरा करने के लिए ये पूरा वक्त निकल गया, और आप सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कांग्रेस को चिंता उसके माइनॉरिटी स्टेटस की उतनी ज्यादा नहीं है जितनी अपनी सियासत की है। यह सीधा आरोप लग रहा है। देखिए राजीव जी, ये आरोप मैडम की बात मैं सुन रहा था और बड़े आदर के साथ सुन रहा था और बड़े ध्यान के साथ सुन रहा था। दो तीन बातें जो उन्होंने कही, मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनसे पूछूंगा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान होना चाहिए। मैं मैडम का ध्यान आर्टिकल 30B की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा और उनसे पूछूंगा
कि क्या वो ये बताएंगी कि आर्टिकल 30B जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ था उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में हमारे सामने आया, क्या वो माइनॉरिटीज को इस बात का अधिकार नहीं देता कि वो अपने पसंद के विद्यालय बनाएं और अपने पसंद के उसे मैनेज करें, एडमिनिस्टर करें। जो बात हम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं, हम बिल्कुल वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर माइनॉरिटी जो स्टेटस है इसके खिलाफ थे वो, तो आपने एक बात का तो हमारी जवाब दे दिया कि 1977 के बाद से जो गवर्नमेंट आई उसमें बीजेपी जो थी या भारतीय जनसंघ जो था वो एक बहुत ही एक्टिव पार्टनर था। बिल्कुल उस वक्त इसके बारे में क्यों नहीं कहा गया? बी, जब अटल जी प्रधानमंत्री हुए तो पूरे 5 साल रहे और अटल जी ने एक बार भी या उनकी सरकार ने एक बार भी इस माइनॉरिटी कैरेक्टर को छेड़ने की या माइनॉरिटी कैरेक्टर का विरोध करने की कोशिश नहीं की। वो तो इसके समर्थक रहे पहले। वो उस किसी तरह का कोई ऐसी बात होती, अच्छा, और वो समर्थक थे। हर हिंदुस्तान का शहरी, हर हिंदुस्तान का नागरिक, हर वो व्यक्ति जिसका संविधान में विश्वास है, जो वाकई संविधान में विश्वास है। अब आर्टिकल 30B को अगर भूल जाया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात की जाती है, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ही का अगर आप कहें अभी तो मैं फैसला सुनाऊं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है माइनॉरिटी कैरेक्टर के बारे में और इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ये यहाँ की वोट की राजनीति नहीं है। इंदिरा जी ने 1972 में जब डॉक्टर नूरुल हसन वहां के एजुकेशन मिनिस्टर थे और उसके बाद आखिर तक के 1974 में मैं हुआ था यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर और बहुगुणा जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त जो एक्ट आया था उसके अंदर साफ साफ अलीगढ़ की बात जो थी वो क्लियर की गई थी। ये मामला कोर्ट में आप जानते हैं जब आता है तो बरसों पड़ा रहता है। ये कोर्ट में मामला पड़ा रहा। इस सरकार को चाहिए था कि ये माइनॉरिटी की बात करती है, ये सबको साथ ले चलने की बात करती है, ये एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है जिसमें सबका साथ हो, सब लोग उसके अंदर रहे। हम इसे वेलकम करते हैं, हम इसको वेलकम करते हैं, इसमें पूरी तरह से हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और एक बात और बता दें राजीव जी, मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं है कि संसद न चलने दिया जाए। हम चाहते हैं कि संसद में चलने दी जाए, संसद में पूरी तरह से इस बात पर चर्चा होना चाहिए। संसद को रोककर हम बहुत सी बातें जो कहना चाहते हैं वो हम नहीं कह पाते। हो सकता है कि हमारे बहुत से लीडर जो है वो हमसे सहमत न हो, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं। अनिला जी जवाब देना चाहते हैं। हमेशा मैं 5 बार पार्लियामेंट्री नहीं, मेरी बात खत्म सुन हो जाने दीजिए। एक मिनट में उनकी बात जिस वक्त कहेंगी मैं रुक जाऊंगा। मैं तो महिलाओं का सम्मान करता हूं, मैं उनको जानता हूं, मैं उनके बारे में जानता हूं, मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जो संविधान के अंदर है मैडम, उस संविधान के हिसाब से आप सारी माइनॉरिटीज को, खाली मुसलमानों को नहीं, क्रिश्चियंस को भी, बुद्धिस्ट को भी, पारसीस को भी, जैन्स को भी उनके अधिकार दे दीजिए और जो उनको मिल चुके हैं मेहरबानी करके उन अधिकारों को किसी प्रकार से न छीनिए। आप महिला हैं, आपको तो देना चाहिए चीजों को। उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे इस मामले में। अनिला जी देखिए अमर साहब, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, उनकी परिभाषा क्या है। नहीं तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि जो उसकी परिभाषा क्या होती है। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय अ मेंबर और मेंबर्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी और कम्युनिटी, दे गेट द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। वो जबकि AMU का नहीं है। आप संविधान की बात कर रहे थे तो मैं आपने मुझे आर्टिकल 30B की याद दिलाई, तो मैं आपको आर्टिकल 371E की भी याद दिला दूं। और दूसरा, यूनियन लिस्ट में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है यूनियन लिस्ट में आती है। और जो टर्मिनोलॉजी है कि एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंटर, उसके अंतर्गत आती है। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस चीज के लिए तैयार है कि वो केंद्र से, जो कि यूनियन लिस्ट में है, ये किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेगी? क्या उस चीज के लिए तैयार है? आप मदद भी सारी कुछ लोग केंद्र से, जो हमारे संविधान में मैंने बता दिया यूनियन लिस्ट में इसका नाम है, चाहे वो DU है, चाहे ये आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और चाहे वो BHU है। ये दे आर एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंटर। यानी तो दो आप चीजें टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं बात कर रही हूं। आप कह रही दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप माइनॉरिटी स्टेटस ले लीजिए, फिर केंद्र से मदद मत लीजिए, और अगर आप केंद्र से वित्त पोषित हैं तो फिर आप माइनॉरिटी स्टेटस के हकदार नहीं है। यही बात कह रही हैं आप? जी बिल्कुल।
ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब हम इस चर्चा में लौटेंगे, राजीव जी, जी हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं सर, अमर साहब इस बात पर आ रहे हैं, हम आप ही से शुरू करेंगे। हम ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो दो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमारे देश की सियासत में जो कुछ हो रहा है, केंद्र से लेकर प्रदेश तक, वो एक घेरे में, एक दायरे में क्यों आ रहा है। भगवा ध्वज वर्सेस राष्ट्र ध्वज, भारत माता की जय वर्सेस जय हिंद, ये मत बोलो वो बोलो, ये नहीं मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा क्यों है और ये चीजें हमें कहां ले जाएंगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।